इससे पहले कि हम आज का मुद्दा शुरू करें, पहले समझ लेते हैं कि आज का मुद्दा है क्या इस पैकेज के जरिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की इन लाइनों के भाव को ही शायद कांग्रेस के नाथ कमलनाथ समझाना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है या फिर अंदर से कांग्रेस ही टूट रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कुनबे में भगदड़ के साथ ही अंतर्कलह के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। रविवार को नूरी खान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष सहित सभी पदों से इस्तीफा दिया, तो सोमवार को के मिश्रा ने मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। दोनों कमलनाथ गुट के नेता माने जाते हैं। मतलब साफ है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व को पार्टी के अंदर खुली चुनौती मिल रही है। आज मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है कि पूर्ण स्वस्थ होने के बाद और हज से लौटने के बाद मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी मुझे जहां जरूरत महसूस होती है, मैं हमेशा अपनी विचारधारा के साथ और अपनी पार्टी के साथ खड़ी नजर आऊंगी। कल चूंकि हमारे पूरे प्रदेश के प्रवक्ता आए थे, अध्यक्ष जी ने पहली मीटिंग ली थी, तो उसमें मैंने उस आग्रह को फिर दोहराया है कि अब आप नए चेहरों को मौका दीजिए। मुझे 18 साल तक पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। मैं इस पद से हटने के बाद माननीय जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए अंतिम सांस तक काम करूंगा और ये मेरा संकल्प है। कांग्रेस मेरी मां है, उसकी कोख से मैं पैदा हुआ हूं और मेरे आखिरी प्राण भी इसी पार्टी में निकलेंगे। इसका कोई राजनीतिक मायना लगाना नाइंसाफी है। कांग्रेस की कलह पर बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में निर्मित हो गई है और जीतू पटवारी जी का नेतृत्व को अस्वीकार उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने कर दिया। पहले तो कार्यकर्ता घर बैठ गया था, जो बचे कुचे लोग उनके साथ कदम ताल कर रहे थे, उन्होंने उनकी कार्यशैली को देखकर इस्तीफा दे दिया है। तो के मिश्रा जी भी उसी शैली में शामिल हो गए हैं और कल ही नूरी खान जी ने दिया है। तो लगातार एक के बाद एक कांग्रेसी मैदान छोड़ रहे हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी हताशा निराशा के दौर में आगे बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां मिशन 29 को पूरा करने के लिए जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस कुनबे की कलह से जूझ रही है। अंतरकलह और गुटबाजी के संक्रमण काल से जूझ रही कांग्रेस 24 की लड़ाई में बीजेपी का विजय रथ कैसे रोकेगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में टकराव। 80 के दशक की एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब की, और इस फिल्म का एक गीत था, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, मेरे देश प्रेमी। फिल्म का नाम भी देश प्रेमी था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गीत कांग्रेस पर एकदम फिट बैठता है, मुफीद बैठता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इस गीत को इस तरह तो कह सकते हैं कि जिद, कहीं ना कहीं मनमुटाव और कहीं ना कहीं समन्वय को लेकर जो चुनौतियां हैं वो कांग्रेस को परेशान करती हैं। और अभी भी ये जो तस्वीर ढकी छुपी उभरी है, ये तस्वीर बता रही है कि अंदर खाने में सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। सवाल नंबर 1, आपसी लड़ाई में फंसी कांग्रेस 24 का महासंग्राम कैसे लड़ेगी, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर है लोकसभा। सवाल नंबर 2, क्या नूरी खान और के मिश्रा का उनके पदों से इस्तीफा, पार्टी से नहीं, दोनों नेताओं ने ये बात साफ की है, कांग्रेस की कथित गुटबाजी का नतीजा है? ये दूसरा सवाल। एंड द थर्ड वन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कांग्रेसी कुनबे की कलह 24 के चुनाव को क्या बीजेपी के लिए एक तरफा नहीं बना देगी, जैसा इसके पहले के मौक़ों पर होता रहा? आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। सबसे पहले भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत। बहुत स्वागत करता हूं शैलेंद्र आपका।
अब्बास हफीज साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के, कांग्रेस के युवा नेता हैं, बड़े मकबूल शख्सियत हैं, बहुत इस्तकबाल उनका। और उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं और चमचमाते हैं हमेशा। इनको देखकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल चमचमाते हुए निकल कर आए हैं। बहुत स्वागत करता हूं, आपका भी इस्तकबाल है। शैलेंद्र, पहले मुझे समझाइए कि कोई चीज़ जब ढकनी होती है तो उस पर हम एक चादर डाल देते हैं कि साहब ये अंदर जो चीज़ें हैं वो मेहमानों को नज़र ना आए। के मिश्रा जी का अचानक यूं पदों से इस्तीफ़ा देना, नूरी खान का ये कहना कि मैं हज से लौटी हूं और अब जो भी जिम्मेदारी आगे देंगे, ये कहने का मतलब या तो ये है कि नए अध्यक्ष के लिए आप एक लाइन दे रहे हो कि साहब आपकी मर्जी हो, हमें इस योग्य समझें तो आप दीजिएगा जिम्मेदारी, और अब पहले के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी इसलिए हम आपके लिए भी कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ी आदर्श लाइन हुई। क्या सब कुछ ऐसा ही है या कुछ और है इसके पीछे? देखिए, जब पार्टी के प्रति अचानक बहुत ज़्यादा आस्था जताई जाने लगी कार्यकर्ता के द्वारा या किसी नेता के द्वारा, तो आप नूरी खान और के मिश्रा के दोनों के बयान को अगर कंटेंट को समझेंगे तो उन्होंने पार्टी पर पूरी जान देने तक की बात की है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं नेतृत्व पर। जिस तरह से वो पार्टी में तो रहना चाहते हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, बॉटम लाइन ये है। उसके बाद सर जी जो कमलनाथ जी का बयान है एक, उसको भी आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है। तो एक तरह से ये जो लाइन कमलनाथ एपिसोड के बाद शुरू हुई है, एक नई राजनीति जो हम 1-2 दिन में देख रहे हैं, कल और आज में जो बयान नूरी खान और के मिश्रा वाला एपिसोड हुआ और फिर कमलनाथ जी का बयान, तो ये कहीं ना कहीं तो एक इशारा करता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और 2 लाइन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस चलती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अभी तक भी कार्यकारिणी भी घोषित नहीं कर पाए हैं जीतू पटवारी। तो ये कई सारे सवाल हैं और बीजेपी इसको लगातार लपक रही है। और शरद जी, आप भी देखिए कि इस बार जो बीजेपी की रणनीति है कांग्रेस को लेकर, सिर्फ बड़े नेताओं को तोड़ने की नहीं है। आपने बूथ स्तर पर देखा होगा, खासतौर से अगर हम छिंदवाड़ा को ही देखें तो बूथ स्तर पर काफ़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क करके बीजेपी में लाने की कोशिश हो रही है। तो बूथ पे जो लड़ाई है, तो क्योंकि बड़े नेता तो एक मोमेंटम बनाते ही हैं, लेकिन बूथ स्तर पर जो वोटर को बूथ तक लाता है, उस पर इस बार बीजेपी की ज़्यादा नज़र है। और जब अपर लेवल पर संगठन में इस तरह की बातें होती तो कहीं ना कहीं ज़मीनी कार्यकर्ता का मनोबल जरूर टूटता है, जिसकी तरफ कमलनाथ ने भी इशारा किया है। तो कांग्रेस को इस बात को तो समझना ही होगा कि चाहे या अनजाने में या जानकर भी जो कुछ भी पार्टी में चल रहा है वो कहीं ना कहीं नुकसान तो बूथ स्तर पर उसको पहुँचाएगा ही। जी गुलरेज शेख साहब, ये आपकी पार्टी का मसला नहीं है, मसला जाहिर तौर पर बीजेपी का है, लेकिन टिप्पणी तो आपसे पूछी ही जाएगी। और अब तो ये रवायत हो गई है कि ज़ाती मसलों पर और खुलकर बोला जाता है दोनों ही पार्टियों में, तो आप भी क्यों चूकेंगे? क्या रिएक्शन है आपका जिस तरह की ये परिस्थितियां बनी हैं? किस तरह से बीजेपी देख रही है इसको? देखिए शरद जी, ये बात सच है कि ये कांग्रेस का इंटरनल अफेयर है और मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ही इस पर टिप्पणी करूंगा। देखिए, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि यदि आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें, आप पूरा छिंदवाड़ा इवेंट देख लीजिए, आप उसके बाद नूरी खान का इवेंट देख लीजिए, आप इसके बाद आज के मिश्रा जी का इवेंट देख लीजिए, तो आप डॉट्स को अगर जोड़ेंगे ना तो पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। और पिक्चर जो नजर आती है कि ये एक बिल्कुल पॉल्यूटेड वातावरण है शायद एमपीसीसी में आज, जिसको कहते हैं दम घोटू वातावरण, जिसमें एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल कोई भी नहीं है और एक गैस चैम्बर से बाहर निकलने के लिए नेता लालायित हैं। अभी नूरी जी ने कहा था कि वो शायद हज करने जा रही हैं इसलिए वो छोड़ रही हैं। संभवतः हज करने में भी जाना चाह रहा हूं इस बार और मेरे पिताजी को लेके जाना चाहता हूं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब लोकसभा का चुनाव सामने खड़ा है तो अपने दायित्व को छोड़ दूंगा। तो अंदर की स्टोरी भाई साहब कुछ और नजर आ रही है और इसमें जो चीजें आ रही है कि जीतू पटवारी का जो फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन नेताओं को संभवतः जो इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ वार्तालाप भी उस प्रकार का होता है कि जो इनको अच्छा नहीं लगता, इनको लगता है कि इनकी बेइज्जती होती है। ये चीजें भी हमारे सामने फिल्टर होके आती है। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, सड़ी गली स्थिति में है और सामने नजर आ रहा है कि 29 में से 29 सीटें ये हार रहे हैं। उसके बावजूद भी जो लोग आपके साथ हैं आप उनको बेइज्जत करोगे, उनके हकों को मारोगे। 28 तो आपने पिछले चुनाव में ले ही ली थी, अब एकाध तो रहने दीजिए।
भाई साहब, आपको भी नजर आ रहा है दीवार पे लिखी इबारत की तरह। देखिए, पिछले चुनाव को भी आप देखिए कि यदि नकुल नाथ केवल 37,000 की लीड से जीते थे, और 37,000 कोई विधानसभा होती तो एक बात थी, लेकिन लोकसभा के नजरिए से बहुत छोटा आंकड़ा है। और जब आपके खुद के नेता वहां पर छोड़ रहे हैं, बूथ लेवल के छोड़ रहे हैं, जिले के पदाधिकारी छोड़ के बीजेपी में आना चाहते हैं, आपकी स्वीकार्यता दिख नहीं रही है वहां चलिए, पर। मैं लौटता हूं। कमलनाथ की भी आज के समय में एक स्थिति अच्छी नहीं है। अब्बास हफीज साहब, बाकी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन मसला गंभीर भी है कि ये बात, मैं गुलरेज शेख साहब की बाकी बातें अगर मैं उसको राजनीतिक ज़ुबान या मैं उसको सियासी बयानबाजी भी कह दूं, तो उनकी एक बात में तो दम है कि अगर मेरे दायित्व हैं तो ये दायित्व भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा चुनाव के पहले के मिश्रा जी का पद छोड़ना, नूरी खान का पद छोड़ना, भाई चुनाव के जब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी को जल्दी से जल्दी कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने चाहिए, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लाइकली हैं चुनाव, तो ऐसे में ये क्यों जबरन और पार्टी को सवालों के दायरे में लाना? अंदर खाने तय कर लीजिए जो करना है। जी शरद जी, मैं दोनों बातों का क्योंकि साक्षी हूं, तो मैं इसका जवाब आपको विस्तृत तौर पे देना चाहता हूं। जी, ये इतना बड़ा विषय पार्टी का नहीं है, बल्कि निजी विषय रहा। दोनों मेरे कलीग्स रहे हैं, दोनों मुझसे बड़े भी हैं राजनीति के तौर के ऊपर अगर देखा जाए। एक मेरी बड़ी बहन है, एक मेरे बड़े भाई हैं। के मिश्रा जी कल हम सब मीटिंग में साथ थे, मैं वहीं बैठा था। उन्होंने मुझसे भी इससे पहले कई बार कहा है कि एक लंबा वक्त हो चुका है, वो चाहते हैं कि इस पड़ाव में अब वो अपने परिवार को समय दें, और उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि बहुत लंबा समय गुजर चुका है परिवार के बिना। पोती भी है साथ में, कहते हैं कि मैं साथ में उसके समय नहीं बिता पाया, तो अब मैं चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा अगर आप अनुमति दें तो मैं रास्ते खोलना चाहता हूँ दूसरों के लिए। ये तो एक अच्छी बात है, एक उदारवादी सोच होती है कि व्यक्ति ये कहे कि परिवार को वो समय देना चाहता है और जो दूसरे लोग हैं उनको आगे लाना चाहता है। लेकिन जो दायित्व पार्टी देगी, पार्टी ने उस वक्त जीतू पटवारी जी ने कहा आप करेंगे अभी काम, अभी इस टाइम पे जरूरत है। क्या हम ये माने है। हम ये अब्बास हफीज साहब की जीतू पटवारी जी ने दोनों को ये अलाउ नहीं किया है पद छोड़ना? के मिश्रा जी मेरे सामने का विषय था, उन्होंने ये बात रखी कि मैं अगर आप अनुमति दें तो ऐसा हो सकता है, मैं तैयार हूं। नूरी खान जी ने पद छोड़े। नूरी खान जी के साथ शरद जी एक दूसरा विषय है। नूरी खान जी ने चुनाव के समय ही, चुनाव से कुछ दिन पहले ही, उनकी जो बहू थी, जो छोटे भाई की पत्नी थी, उन्हें खोया था, बहुत कम उम्र में खोया था। और उनका कहना उस वक्त सबसे यह था कि राजनीति के बहाव में हम परिवार को समय नहीं दे पाते, और आज मुझे सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि मैं बहू को समय नहीं दे पाई, और अब से मैं राजनीति में आगे पहले राजनीति से ऊपर परिवार को रख के परिवार के साथ समय दूंगी। तभी वो असम भी चले गई थी, अपने पति के साथ उन्होंने वहां पर वक्त गुजारा। अब वो हज पे भी जा रही हैं। वो वैसे भी बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नहीं थी, वो उनका निजी विषय है। और के मिश्रा जी का विषय जो था वो दूसरा विषय था, मैंने आपको सामने रख दिया। हम मजबूती के साथ खड़े हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति पार्टी, आज सबसे बड़ा सवाल तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर की व्यवस्था क्या हो रही है। कल मुख्यमंत्री समझ में नहीं आ रहे थे अमित शाह जी के सामने कौन है। एक पूर्व मुख्यमंत्री बहुत तेजी के साथ आगे थे, वर्तमान मुख्यमंत्री अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए थे कि वो मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह जी मुस्कुरा रहे थे पूरे के पूरे घटनाक्रम के ऊपर। तो ये बड़ा विषय होता है, हर पार्टी जो बड़ा परिवार होती है उसमें कुछ ना कुछ विषय ऐसे होता है, पर हमारी पार्टी में ये विषय नहीं है जिसके ऊपर आज की तारीख में भाजपा इतना सारा ज्ञान दे रही है। अपने घर को संभालिए, अपने घर को संभाल के इस मध्य प्रदेश के उस परिवार को संभालिए जिससे आपने उसका महंगा अनाज खरीदने का वादा किया था, उसको रोजगार देने का वादा किया था। वो सब भी परिवार के सदस्य हैं, आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। चलिए बोल लीजिए गुलरेज साहब जी। देखिए, मैं अब्बास हफीज साहब की इसीलिए इज्जत करता हूं बतौर प्रवक्ता, क्योंकि मेरे भाई को बड़े अच्छी आर्ट आती है कि चीजों को डाइवर्ट कैसे कर दी जाए, तो इन्होंने दूसरे मुद्दों को सामने ले आए। लेकिन आप ये बताइए, अभी हमारा जो आज का मौजूद मुद्दा है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। आप ये देखिए कि आपको निजी जिंदगियां सबकी हैं, नूरी खान जी को अपनी धार्मिक जिंदगी भी देखनी है, अपने परिवार को समय देना है, उसी प्रकार के मिश्रा जी को अपनी पोती को भी देना है, अपने परिवार को भी देना है। उसके लिए समय का ये ही मिला है
कि जब दहलीज पर लोकसभा का चुनाव खड़ा है, आप क्या 2-2.5 महीने इंतजार करके ये सब नहीं कर सकते थे? और आप ये समझते हैं कि क्या हो रहा है? वास्तव बात ये है अब्बास भाई, राजनीति कि कीजिए पर उस कांग्रेस राजनीति की पार्टी गरिमा की रखिए। स्थिति गंभीर राजनीति में है। सिद्धांतों पे हम वेंटिलेटर पे राजनीति पड़ी करते हुई हैं। कांग्रेस बहुत पार्टी सारे है। चलिए, ऐसे जाति लोग मसले होते हैं जो व्यक्ति का समय देख के गुरेज नहीं भाई, आते। ये जाति मसले हैं, इनको हम यहाँ इस तरह से डिस्कस करके किसी के जज्बातों के साथ ना खेलें। ये सही बात है कि मसले ऐसे होते नहीं है। सियासत एक ऐसी चुनाव सामने जगह होता है कि जहाँ कुछ भी नहीं छूटता है ना छोड़ने दिया जाता है। ये एक इस तरह की चीज़ है। आप दोनों सियासतदान हैं और मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं कि राजनीति में आपके जज्बात भी कई बार बाज़ार में होते हैं, मीडिया के बाज़ार में होते हैं, पार्टी के बाज़ार में होते हैं, और जिस सूबे में आप सियासत कर रहे हैं उस सूबे में होते हैं। शैलेंद्र, मैं अगर बात मानूं भी अब्बास हफीज़ साहब की, जिसमें दम भी नज़र आता है कि भाई आप कई बार, लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि कई बार जब आपका दिल मायूसी की तरफ जाता है तब आपके ये जज्बाती ख्यालात सरफेस पे चले आते हैं। जब आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग एज हम जैसी उम्मीद कर रहे थे, जो हमारी डिज़ायर थी वैसी नहीं जा रही है, तो हम ऐसा करें कि अपने परिवार को ही वक्त दे दें, अपनी पोती से बात करें या अपनी बहू के लिए वक्त निकालें। आप किस तरह देखते हैं, कितना आपको इन बातों में दम लगता है, और क्या ये माकूल वक्त है? कम से कम ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस टाइम ये बातें करने की ज़रूरत क्या है? अगर ठीक है तो वो पार्टी के अंदर बात हो जाती और सब शांति से हो जाता। ये तो एक तरह से हम कांग्रेस की तरफ से थाली में मुद्दा सजा के दे देना है बीजेपी को, जो बिल्कुल तैयार बैठी है। अब देखिए, बीजेपी इसको बिल्कुल शांत नहीं होने देना चाहती कि इस तरह के मुद्दे जब भी पकड़ती है। आपने देखा होगा कमलनाथ एपिसोड जैसे ही खत्म हुआ, ऐसा लगा कि उन्होंने घोषणा की कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उसके तुरंत बाद दूसरे या तीसरे दिन मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुँचते हैं और मंच से घोषणा करते हैं कि हमारे परिवार में बहुत लोग आने को तैयार हैं, सब कुछ लोगों का मन डावाडोल हो रहा है। वहाँ से फिर एक राजनीति छिंदवाड़ा में शुरू होती है। तो एपिसोड तो अभी चल रहा है और पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। ये बीजेपी ऐसा एक प्रेजेंट कर रही है सियासत की गलियारों में जो चर्चा है, तो ये बीजेपी का माइंड गेम तो शुरू से छिंदवाड़ा में है। और देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेरने की कोशिश अब बहुत नए सिरे से बीजेपी ने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एपिसोड में पूरा कमलनाथ को डेंट तो हुआ है शरद जी कि छिंदवाड़ा में, क्योंकि पहले जब 2019 में चुनाव हुए थे वो सीएम थे, उसके बाद 34,000 की लीड ली गई थी। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है, तो बीजेपी उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और जो धारा वहाँ से उठी है छिंदवाड़ा से, उसका असर पूरे प्रदेश में होगा, ये निश्चित दिखता है। और बीजेपी इसी कोशिश में है। जी अब्बास हफीज़ साहब, ये सही बात है कि ज़ाती मसले तो होते ही हैं और कैसे ना होंगे, हम इंसान हैं तो वो चीज़ें अपनी जगह होंगी। लेकिन ना एक पार्टी, एक कुनबा, जैसे एक फौजी जो है हमारे बीच में अब नहीं है, पंकज उधास, जिनकी वो गज़ल बड़ी मकबूल है कि चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। तो आप देखिए कि एक फौजी या एक काम करने वाले शख्स के लिए वतन की याद भी किस तरह होती है। ए मेरे प्यारे वतन। अब जब लाम बंदी का समय है, मोर्चे पे जाने का वक्त है, पार्टी से एकजुटता की खबरें आनी चाहिए, तो मैं भले ही आपकी बात मानूं कि ये कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी ये मानता हूं, ना इसको संन्यास भी हम कहें, मायूसी भी ना कहें, लेकिन कहीं गिव अप भी ना कहें, लेकिन ये तो कहेंगे कि दिस इज़ नॉट द हाई टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इन चीज़ों के लिए ये वक्त मौजूद नहीं है। शरद जी, आपने जो बात कही वही के मिश्रा जी को बोली दी गई कि आपको इस वक्त डटे रहना है। के मिश्रा जी ने उस बात को मान भी लिया एक सच्चे सिपाही के तौर के ऊपर, और ये बात उन्होंने किसी सार्वजनिक उसमें नहीं कही थी। हमारी मीटिंग थी, 30 लोगों की मीटिंग थी, बंद कमरे की मीटिंग थी। वो चर्चा के रूप में बाहर आई और बाहर आके वो एक हेडलाइन बन जाती है। तो ये समझ में आता है कि हमारा विरोधी पक्ष आज की तारीख में अपनी नाकामियों से ध्यान मोड़ने के लिए, उमा भारती जी से ध्यान मोड़ने के लिए, प्रभात झा जी की मायूसी से ध्यान मोड़ने के लिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो हाल किया गया है उससे ध्यान मोड़ने के लिए आज की तारीख में इन तमाम मुद्दों को उछालेगा। तो ये सबके सामने है। नूरी का भी मैंने आपको रख दिया सामने, लेकिन विषय ऐसे होते हैं जहां समझाइश काम नहीं आती है। और नूरी खान जी ने भी ये कहा कि वो हर वक्त पार्टी के लिए, सेवा के लिए तैयार हैं।
तो मुझे लगता है कि राई का पहाड़ इस बात को वो लोग ही बनाएंगे जिनके परिवार में इतनी बड़ी संख्या में लोग निराश बैठे हैं, सत्ता होने के बावजूद नाराज बैठे हैं। उमा भारती जी भोपाल को अलविदा कह के अपने गांव जा चुकी हैं और उनका कहना है कभी लौट के नहीं आऊंगी। इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, जिसने हमेशा उमा भारती जी को संघर्ष करते हुए देखा अपने स्कूल के दौरान। चलिए गुलरेज भाई, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, अब्बास हफीज साहब, मैं आपकी बात से कतई इनकार नहीं करता कि मतभेद बीजेपी में नहीं होंगे, मनभेद नहीं होंगे, इसकी भी मैं बात नहीं करता। मैं आपकी बात मानता हूं कि दोनों पार्टियों में इस तरह की चीज़ें, लेकिन बीजेपी फिर भी एक माला में पिरो के रहती है, चाहे उनके तबादलाए ख्याल हों या ना हो, वो इत्तेफाक रखें या ना रखें। कम से कम यहाँ तो आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है कि आपकी इतनी सारी चीज़ें, आप मध्य प्रदेश को ही देख रहे हैं जिसका जिक्र भी आप बार बार करते हैं, लेकिन माला के मोती की तरह तमाम बड़े नेता एक साथ पिरोए हुए हैं उसमें। शरद जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास ईडी, सीबीआई, सरकारी जांच एजेंसीज नहीं है जिसमें हम किसी को भी मालाओं में पिरो दें। कोई बोलेगा तो उसका क्या हश्र होगा और क्या अंजाम होगा ये देखने वाले भी जानते हैं, सुनने वाले भी समझते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। हर पार्टी एक जैसी होती है, सत्ता के बाद, सत्ता के साथ, सत्ता की ताकत के साथ बड़े परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को हमें स्वीकार करना होता है। क्या गुलरेज भाई, अब ये डायलॉग शुरू है कांग्रेस का कि मेरे पास माँ है की जगह मेरे पास ईडी है, आईटी है, क्या क्या कहेंगे जी? देखिए, एक बात मैं बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड जी। हम सबके साथ, हम जनता भी हमको देख रही है। ईडी सीबीआई से वो लोग डर सकते हैं जी बहुत बड़े पोस्ट पर रहकर जिन्होंने गलत काम किए हों। अब नूरी खान की बात कर लें आप या के मिश्रा की बात कर लें, तो इन्होंने ये इतनी बड़ी पोस्ट पे कभी इस प्रकार की पोस्ट पे नहीं है, बड़ी पोस्ट पे रहे, इस प्रकार की पोस्ट पे चलिए इस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे, इस पर बहुत और कभी डिटेल पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया गुलरेज साहब, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। तो बेहिचक कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों के लिए किसी ने कहा भी है कि इस कदर मुश्किलें आईं कि आसान हो गई। कांग्रेस को ये जुमला ख्याल में रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। मुश्किलें आपके वजूद को तराशती भी हैं, आपके वजूद को संवारती भी हैं, लेकिन ये अगर डिस्ट्रक्टिव हो जाए, ये अगर विध्वंसक हो जाए, ये अगर नष्ट करने वाली हो जाए, तो किसी संगठन, किसी इंसान और किसी भी बड़ी ताकत को भी खत्म कर देती है। तो ये तय करना, और 135-36 साल पुरानी पार्टी को हम कैसे बता सकते हैं, वो बेहतर समझती है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासत का कविता कांड, स्टेट हेड आदित्य नामदेव के साथ। नमस्कार।